आज है 11 जून और हम शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स। पहला है ऑपरेशन अमानत। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा चलाया गया जो पैसेंजर के लगेज छूट जाते हैं या वैल्यूएबल आर्टिकल खो जाते हैं उनको रिट्रीव करने के लिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो ये सीएपीएफ का हिस्सा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। और ये इकलौती सीएपीएफ की फोर्स है जिसके पास क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का और प्रोसिक्यूट करने का पावर है। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है कि 2022 में इंडिया में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए जो कि ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट का 46% है। और टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया सबसे ऊपर, उसके बाद ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, साउथ कोरिया थे। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पर पेमेंट जो है कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट मेथड से हो। इंडिया में ये 3 दशक पहले शुरू हुआ था जब ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 2008 में एनपीसीआई बनाया गया था और उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विस लाई गई थी 2010 में। और फिर रुपए पेमेंट, आधार एनेबल पेमेंट, ये सब आया था। और 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई हम कहते हैं, यूपीआई करते हैं, वो आया था। और वो तो रिवोल्यूशनरी था। ठीक है। इंडिया में जो फ्यूल है उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। इंडिया में जो पेट्रोल है उसको डीरेगुलेट किया गया था 2010 में और डीजल को 2014 में डीरेगुलेट किया गया था। अब जो पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस हैं उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो निर्धारित करती हैं। ठीक है। इसके लिए फार्मूला है ट्रेड पैरिटी प्राइस। ट्रेड पैरिटी प्राइस में क्या होता है कि अपने यहाँ जैसे 80% क्रूड ऑयल आता है और हम 20% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो भी इंटरनेशनल प्राइस होता है पिछले 15 दिनों का, उसका एवरेज लेकर ये दाम घटाए या बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं, खासकर ये 3 टैक्स अलग अलग जो लगते हैं। एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं, और डीलर कमीशन जो गैस स्टेशन लगाते हैं। ठीक है। और इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें भी दो तरह के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टैक्स कंपोनेंट और एक होता है सेस या सरचार्ज कंपोनेंट। तो जो टैक्स कंपोनेंट होता है वो, उससे जो भी इनकम होती है वो स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। जो सेस या सरचार्ज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक इंजन डेवलप किया है जिसको डाईमिथाइल ईथर से चला सकता है, मतलब 100% डाईमिथाइल ईथर से चल सकता है वो। डाईमिथाइल ईथर एक सिंथेटिकली अल्टरनेटिव होता है डीजल का। ठीक है। और इसको जो इग्निशन डीजल सिस्टम इंजन्स हैं उस इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। कई देशों में डाईमिथाइल ईथर का इस्तेमाल करके गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जैसे जापान, यूएस, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया। ठीक है। यहाँ सब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इसमें इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं बहुत कम निकलते हैं और सूट इमिशन भी कम ही होता है और लगभग ना के बराबर का स्मोक निकलता है। तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली माना जाता है और मतलब वायबल टेक्नोलॉजी है डीजल के अल्टरनेट के लिए। प्रोस्टोरल बैरोटा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोट फैमिली से बिलोंग करता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के पास जो ओशन है वहाँ पर इसको ढूंढा गया। माना जाता है कि ये जो धरती पर मतलब लाइफ का एवोल्यूशन है उसको समझने में मदद करेगा। सीरिया को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया था, अब फिर से सीरिया को अरब लीग में ले लिया गया है। और इसके साथ जो कैप्टागोन पिल्स का ट्रेड है वो भी चर्चा में है। कैप्टागोन पिल जो होती है वो सीरिया में ही बनती थी, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग होते हैं ये। और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और इसके कारण से जो एनर्जी है, लगता है कि हमारी एनर्जी बढ़ गई है और हमारा फोकस बढ़ गया है और हम काफ़ी देर तक जग सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे हमारा एपेटाइट लॉस होता है, मतलब भूख नहीं लगती है, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और ये हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। फिर है टाउरिन। ये एक अमीनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है और ये नेचुरली अकर होता है, मतलब नेचुरली भी मिलता है। और ये हमारे दिमाग में, आँखों में और हार्ट पे, मसल पर कंसंट्रेट होता है। और इसका कहा गया कि इसका अगर इसका डोज दिया जाए एजिंग पर्सन को तो उनकी जो एज होती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं पहले से। फिर एक नई तरह की ट्रांसजेनिक कॉटन सीड्स को टेस्ट करने का प्रपोजल दिया गया था, उसको गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों ने मना कर दिया। ये जो सीड था इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया था, तभी मना हो गया। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को चेयर करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं वो। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ इसको को चेयर करते हैं। इसमें 24 मेंबर हैं टोटल। ठीक है। और कई सारी कंपनी और इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट भी इसमें बैठते हैं। उसके बाद है एक नदी है गौलर नदी, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी एक मतलब परमिशन दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि वो यहाँ इसमें माइनिंग कर सकते हैं। फिर है साइलेंट बर्गर। इसको यूएस स्पेस फोर्स और वहीं की एक संस्था है नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस, वो दोनों मिलकर इसको सेटअप करेंगे। एक तरह का स्पेस सैटेलाइट कंस्टलेशन होगा जिसमें वो खासकर रशिया और चाइना के जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऊपर ट्रेवल करेंगे उसको ट्रैक करेंगे लोग, क्योंकि इनको शक है कि जो चाइना या रशिया है वो इनके जो स्पेस प्रोजेक्ट या सैटेलाइट वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जो इनको इथोपिया को फूड देने का जो प्रोग्राम था उसको अभी टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ जो फूड जाता है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब करप्शन है उसमें, जो ऑफिशियल से वही खा जाते होंगे, जो बेनिफिशियरी है उनको नहीं मिलता। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इंडिया में ये 1963 से काम कर रहा है और इनकी एक रिपोर्ट रिलीज होती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस।
उसके बाद पहली बार इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ गल्फ ऑफ ओमान में। इसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। एक तरह की जॉइंट स्ट्रेटेजिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज था। उसके बाद एयर डिफेंडर 23, ये नाटो की एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, जिसको जर्मनी होस्ट करेगी। फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो यूरिया है उनको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर में लाया जाए। जो इम्बैलेंस यूज़ न्यूट्रिएंट का है उसको कम करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में चलाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आती है। और इसमें सब्सिडीज़ दी जाती थी एनुअल बेसिस पर, खासकर जो फॉस्फोरस, पोटेसिक और या इनके मिक्स से जो भी बनता था उनके लिए। इसमें जो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, तब उनको वो बेनिफिट दी जाती थी। फिर पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव नई दिल्ली में शुरू किया गया। ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग या मिशन कर्मयोगी है, उसके तहत इसको शुरू किया गया। मिशन कर्मयोगी का भी उद्देश्य ये था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाए, और एक तरह की हमारे यहाँ जो मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा फाउंडेशन खड़ा किया जाए। ठीक है, तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।